हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट की जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांडिंग है। और अभी इसका मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट $60 बिलियन के आसपास है 2024-25 में। बट आने वाले 2030 से 2035 के बीच में इसका जो मार्केट कैप है वो 3x टू 4x होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आज अल्कोहल सेगमेंट की, एक अल्कोहल मार्केट के, अल्कोहल इंडस्ट्री की, कि इसमें कितना बड़ा एक डिमांड है। और बहुत से ऐसी कंपनीज़ हैं जो अल्कोहल ब्रांड्स हैं, अल्कोहल मतलब प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, बेसिकली बनाती हैं। तो उन सब पे आज डिटेल में बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ब्रांड कैसा है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो किस स्पेस से ग्रो कर रही है और आने वाले 10-15 साल में इनका जो मार्केट कैप है वो कितना बड़ा हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद से जो मेन कंपनीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्पिरिट हो गई, रैडिको खेतान हो गया, इन सब का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल। ताकि फंडामेंटल इसलिए ताकि इसमें पता चले कि इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितनी है, और सेल्स पे जो एबिटा है वो कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $60 बिलियन का है, इंडियन मार्केट। ठीक है, उसमें जो मेन है वो बियर सेगमेंट, मतलब चार टाइप्स हैं, जैसे बियर, स्पिरिट, वाइन और अदर्स। अदर्स में जिन वगैरह आ जाते हैं। स्पिरिट में विस्की, वोडका, रम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो बियर का सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट इनका, मतलब जो सबसे मेन सेलेबल प्रोडक्ट है वो है सेगमेंट का है, तो वो है आपका स्पिरिट का, मतलब 35%। उसके बाद से आ जाता है बियर का, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। हमारे यहाँ जो वाइन का है, वाइन का हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। यूरोप में वाइन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे यहाँ वाइन बहुत ही उसका जो मार्केट है बहुत ही कम है। इसका अगर हम CAGR देखें तो 7.7 से ग्रो कर रहा है, मतलब आने वाले 2030-2032 तक ये ऑलमोस्ट $100 बिलियन का हो जाएगा। हो सकता है कि $150 बिलियन भी हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे बेसिकली क्या है कि ये टोटली फैशन, मतलब जैसे जैसे इंडिया मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा, डेवलप्ड होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसके मार्केट सेगमेंट की बात करें तो बियर है, स्पिरिट है, वाइन है एंड अदर्स है। वो स्पिरिट में विस्की, वोडका, रम, जिन आ जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस मिड रेंज, इकॉनमी और फिर लग्जरी की तरफ जाता है। ज़्यादा डिमांडिंग प्रीमियम और लग्जरी। जो हमारी ग्लोबल मार्केट है उसमें, मतलब जो इंडिया में कंज्यूम करता है प्लस जो एक्सपोर्ट करता है, उसका अगर मार्केट कैप देखें तो $200 बिलियन के आसपास है, और 7.2 से 7.7 का फॉरकास्ट है 2025 का। तो ऑलमोस्ट इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है वो $300 बिलियन से ज़्यादा है। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो वो $60 बिलियन के आसपास है 2025 में। बट 2030 तक वो बढ़ के $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो प्लेयर हैं वो हैं यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट का जो प्रोडक्ट्स हैं वो है मैकडॉवेल्स, बेसिकली विस्की, रम और ब्रांडी वगैरह में बनाते हैं। फिर आता है रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर, एंटीक, बैग पाइपर। फिर इनका नेक्स्ट जो कंपनी है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज का, जिसका मेन प्रोडक्ट किंगफिशर है। उसके बाद से आता है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान का 8 PM है, विस्की है, ओल्ड ओल्ड एडमायरल है, ब्रांडी है, मैजिक मोमेंट वोडका एंड ऑल दैट। अगर हम स्पिरिट मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 63% जो मार्केट है वो सिर्फ स्पिरिट सेल्स से आता है। मतलब जो स्पिरिट हो गए, बियर्स हो गए, आई मीन और क्या है, वाइन है, तो इन तीनों में 63% सिर्फ स्पिरिट सेल होते हैं, जो कि जैसे विस्की हो गया, ओल्ड मो, मतलब क्या कहते हैं उसको, तो बेसिकली कहा जाए कि ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ग्रो कर रही है। पहले 2009-10 के आसपास 1.3 लीटर पर कैपिटा था, अभी वो बढ़ के 5.7 लीटर पर कैपिटा हो गया है 2025 के अकॉर्डिंग। अगर हम ये देखें, कंपैरिजन देखें वर्ल्ड का और हमारा इंडिया का, जैसे USA है तो वहाँ पे 44% लोग बियर कंज्यूम करते हैं, बट हमारे यहाँ इंडिया में ऑलमोस्ट 7.9% लोग बियर कंज्यूम करते हैं। बाकी 91 पॉइंट ऑलमोस्ट कहा जाए तो 92% लोग स्पिरिट, यानी कि विस्की, रम, वोडका, ये ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो अभी हमें स्टार्ट करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं ताकि इससे पता चले कि ये जो सेगमेंट है ये या फिर सेक्टर है इसमें कितना पोटेंशियल है। आई मीन मार्जिन क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, एबिटा क्या है, स्टॉक पी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनाइटेड स्पिरिट से।
बेसिकली यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखें तो 60 के आसपास है। आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। और उसके बाद से हम देखते हैं, अगर हम सेल्स देखें पिछले 10 साल का, तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 2014 में 10,500 करोड़ के आसपास सेलिंग थी, इनका सेल्स था। उसके बाद से अभी 2025 में 12,000 करोड़ का ही सेल्स है। उसके बाद से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले ये लॉस मेकिंग थे, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। फिर वहाँ से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया 2016 के बाद से, और फिर अभी इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 1,500 करोड़ के आसपास है। अगर लास्ट 3 क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2024 में इनका 480 करोड़ का प्रॉफिट था। आई मीन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 335 करोड़ का था। उसके बाद से मार्च 2025 में 421 करोड़ का, और फिर जून में 417 करोड़ का। यानी कि जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। बट अगर हम इसके प्रीवियस देखें, जैसे सितंबर 2022 का साल था, मतलब आई थिंक लॉकडाउन के बाद की ये सेल्स है 550 करोड़ के आसपास थी। फिर उसके बाद से आता है जून में 477 करोड़। फिर उसके बाद से आता है जून 2024 में 485 करोड़। और इस साल थोड़ा सा सेल्स इनका डाउन हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट देखें तो दिसंबर में 335 करोड़, मार्च में 421 करोड़ और जून में 417 करोड़ के आसपास। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 2022 से लेके अब तक कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआई ने थोड़े बहुत ऑलमोस्ट 1% के आसपास सेलिंग की है। डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग थी उसको और इंक्रीज़ की है। पब्लिक ऑलमोस्ट 2% डाउन करा है, मतलब सेल करा है। इस सेगमेंट में दूसरी जो कंपनी है वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज, और इसका जो ऑलमोस्ट मार्केट कैप है वो है 49,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक भी 105 पे चल रहा है। ठीक है। उसके बाद से हम आरओई की बात करें तो 10.8% के आसपास है। अगर हम क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो लास्ट इनका जो सेल्स था वो 2500 करोड़ के आसपास था जून 2024 में, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 175 करोड़ के आसपास था। उसके बाद से इनका जो नेट प्रॉफिट है एकदम से धड़ाम हो गया, 39 करोड़ के आसपास आ गया दिसंबर में। फिर मार्च की बात करें तो 98 करोड़ के आसपास था, जून में 185 करोड़ के आसपास। अगर हम इनका पीएनएल देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2014 में इनका 4,000 करोड़ के आसपास था, मतलब 4,200 करोड़ के। फिर उसके बाद से मार्च से 2025 की बात करें तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की सेल्स हुई है इनके यहाँ। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका पिछले 10 साल में डबल ही हुआ है, 226 करोड़ से ऑलमोस्ट 442 करोड़ के आसपास। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 1-1.5% ही सेल किया, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है सेल्स। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई एज इट इज़ है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डीआईआई ने भी ऑलमोस्ट अपने जो शेयर्स हैं वो, आई मीन होल्डिंग है, वो इंक्रीज़ की है। गवर्नमेंट के पास भी 1% का स्टेक है। पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट उतना ही है, मतलब कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट कंपनी आती है रैडिको खेतान। इसका मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक की 95 पे चल रहा है। आरओई की बात करें तो 13.6 पे आ गया है। इसकी हम अगर सेल्स, क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो 2022 में 750 करोड़ के आसपास सेल्स थी। जून में 1137 करोड़। फिर उसके बाद से दिसंबर में 12, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़। मार्च में 1,300 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कुछ खास चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, मतलब 76 करोड़ से 91 करोड़ के आसपास है। अगर पीएनएल की बात करें तो सेल्स इनका 2014 में 1,380 करोड़ के आसपास था, जो कि ये मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम बढ़ा है 2025 में, 4,840 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 71 करोड़ के आसपास 2014 में था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस इंडस्ट्री में ये तीसरी कंपनी है जहाँ पे कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इवन जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने 1% का भी स्टेक सेल नहीं किया है। नेक्स्ट आता है अपना एलाइट ब्लेंडर्स। इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 14,200 करोड़ का है, और इसका स्टॉक भी ऑलमोस्ट 60 के आसपास आ चुका है। और अभी हम देखें इसके क्वार्टर सेल्स की बात करें तो 770 करोड़ की सेल्स थी 2023 में। 2025 आते आते 921 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो पहले लॉस मेकिंग थी, फिर 2023 सितंबर के बाद से इन्होंने मतलब प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट किया है। 2025 मार्च में ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट पे है। 2020 में इनका जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का था, और 2025 में 3520 करोड़ के ही आसपास सेल्स हुए हैं इनके। तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट प्रॉफिट इनका बढ़ा है। पहले 2020 के आसपास 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 195 करोड़ का हो चुका है। एक चीज़ आप सोचना, सेल्स बढ़े हैं ठीक है, बट प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? सेल्स पहले भी 3,000 करोड़ थे, मार्च में 3,500 करोड़ थे, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? मतलब
2020 में 13 करोड़ से 195 करोड़ कैसे आ सकता है, सोचो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। प्रोमोटर्स ने 1% भी स्टेक सेल नहीं किया है, डीआईआई ने और इंक्रीज़ किया है, एफआईआई एज इट इज़ है। नेक्स्ट आता है अपना तिलक नगर इंडस्ट्री। ये भी ऑलमोस्ट 9,184 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी इसका 33 के आसपास है, बुक वैल्यू की बात करें तो 45 के आसपास है। अगर हम नेक्स्ट देखें क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में 2022 में 230 करोड़ के सेल्स थे, जो कि मार्च 2025 में 406 करोड़ के हो गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2022 में 1 करोड़ का था, अभी 77 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर हम पीएनएल देखें तो 2014 में 824 करोड़ के सेल्स हुए थे, वो बढ़ के 2025 में 1400 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1500। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ से 230 करोड़ का। नाइस। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग की है, मतलब 2022 में 43% के आसपास था, जो कि अभी 40% के आसपास हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 3% सेल किया है। एफआईआई की बात करें तो 2% से सितंबर में 2% के आसपास था, दिसंबर में 10%, मतलब ऑलमोस्ट 8% का स्टेक लिया। उसके बाद से धीरे धीरे इसमें एफआईआई जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, ऑलमोस्ट 15.29% का स्टेक है एफआईआई के पास। डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.38%, और पब्लिक के पास भाई भर भर के पब्लिक ने बाई किया है, मतलब 55% था एक टाइम पे, उसको इंक्रीज़ किया है, अभी 43% के आसपास हो चुका है। नेक्स्ट है अपना पिकाडली एग्रो। इसका जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ का। स्टॉक पी की बात करें तो 52 के आसपास आ चुका है, आरओई 20 पे है। और नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसका। 2022 में 184 करोड़ का था, जो कि 2025 आते आते 255 करोड़ का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 8 करोड़ के आसपास था, जो कि 40 करोड़ के आसपास हुआ है, यानी 5x हुआ है नेट प्रॉफिट इनका। पीएनएल देखें तो 376 करोड़ का सेल्स करते थे 2014 में, फिर वो बढ़ के 2025 आते आते 818 करोड़ के आसपास हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21 करोड़ से 109 करोड़ पे आ चुका है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 70% स्टेक है प्रोमोटर्स का। एफआईआई मतलब 0.7% के आसपास है, उसके बाद से डीआईआई नील है। पब्लिक की बात करें तो 28% के आसपास। नेक्स्ट है अपना इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, और इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2022 जून में ये 800 की सेल करते थे, और 2025 में भी उतना ही कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 860 करोड़ के आसपास। पहले इनका जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट वो 28 करोड़ का था, अभी 64 करोड़ का है। अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स इनका 2014 में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास था, मार्च 2025 में 3760 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले लॉस मेकिंग थे, अभी इन्होंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया है, 230 करोड़ का इस साल का इनका नेट प्रॉफिट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 61%, नो चेंज। एफआईआई ने इंक्रीज़ की है 2% से। अभी डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने सेल किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इंक्रीज़ किया, मतलब इंक्रीज़ किया उतना ही है, 2022 से 2025 तक 34% फ्लैट। तो फंडामेंटल के बाद से फिर टेक्निकल्स पे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो टेक्निकल्स पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड में है अभी, और इसका जो नियरेस्ट अभी सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 1300 के आसपास है। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो अच्छी बात होगी, बट अगर हम थोड़ा सा और देखें प्रीवियस, तो ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे आके यूनाइटेड स्पिरिट एक बार हॉल्ट लेगा, क्योंकि अभी देखें तो अभी इस जोन के आसपास है, और यहाँ से इसके पहले भी एक पुल बैक आया था और 1600 तक गया था। तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट नहीं आता है डाउन साइड में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक बार फिर से ये ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट कर देगा, बट चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार इसको ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड टाइम है जब इसको टच, इस लेवल पे टच कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर 1200 या फिर 1150 तक आ सकता है। नेक्स्ट है अपना यूनाइटेड ब्रेवरीज। ये भी डाउन ट्रेंड में है, और ऑलमोस्ट 2200 का हाई बनाने के बाद से, मतलब 2300 का हाई बनाने के बाद से बार बार यहाँ पे इस जोन पे रिजेक्शन आने के बाद से यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर अपना जो नेक्स्ट आएगा 1700, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हम 1500 और 1400 के लेवल के लिए तैयार रहेंगे। रैडिको खितान की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि यही एक है जो हायर हाई बनाते जा रहा है, और अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो अगर यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये जो लेवल है काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इन फ्यूचर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब फिर हम इस लेवल की तरफ आ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे अगर इन फ्यूचर 3200 के आसपास जाने के बाद से, मतलब 3200 के आसपास जाने के बाद से अगर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर इसी जोन पे सपोर्ट लेता है, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका अगर हम प्रीवियस पैटर्न देखें तो कुछ ऐसे ही सिमिलर, यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से
चलना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेक लिया उसने, फिर चलना स्टार्ट किया और फिर इसी ज़ोन पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर चलना स्टार्ट हुआ और इस यहाँ पे रेंज हुआ, रेंज बाउंड, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे हल्का सा एक रिट्रेस हुआ है। तो सेम पैटर्न बना रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट अप आता है अपना एलाइड ब्लेंडर्स। इसका अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये 300 के लेवल पे काफ़ी अच्छा था, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके 425 और फिर 425 से फिर 300 और 300 से फिर 525 आ चुका है। अगर इसका नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 425 के आसपास है, अगर ये वहाँ 525 के लेवल से नीचे आता है तो ये भी ऑलमोस्ट देखें तो अभी हायर हाई बनाते जा रहा है। नेक्स्ट है अपना तिलक नगर इंडस्ट्री। तिलक नगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास था, 520 टच करने के बाद से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। अगर इसका सपोर्ट नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 440 के आसपास है, और अगर 440 के आसपास 440 आने के बाद से सपोर्ट लेने के बाद से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके फिर जो इसका हाई था वो ब्रेक करके अगर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें इस लेवल के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री। अगर इसको देखें तो ऑलमोस्ट 580 पे पहुंच लिया था, फिर 580 से ऑलमोस्ट 700 गया था, फिर 700 से फिर से 600 के आसपास आ चुका है। अभी देखें तो अभी इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 580 के आसपास ही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, हो सकता है कि जो न्यू लो है वो बनना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है अपना इंडिया ग्लाइकोल्स। अगर इसको देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 300 से फिर मतलब 700 के या 700 से फिर रिट्रेस हुआ 500 पे, और फिर 500 से ऑलमोस्ट 11 मतलब 1100 के आसपास जाने के बाद से फिर वहाँ से नीचे आ चुका है अभी 800 पे। इसका अभी जो सपोर्ट है वो 700 के आसपास है। अगर ये 700 पे सपोर्ट लेके 700 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन बनेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 700 के लेवल पे। अगर 700 का लेवल सस्टेन करता है तब फिर हम एक नया हाई देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, और दारू पीने से अच्छा है दारू की जो कंपनीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप हेल्दी भी रहोगे और आपका जो पैसा है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट होता रहेगा। बाकी आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहता है, टेक्निकल पे फंडामेंटल पे। मैं लिंक पे डाल दूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।